बच्चों, कैसे हैं हम लोग? सब कुशल मंगल, बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया है। तो आज हम एक बहुत ही आसान चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब सर, ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति को इनकम टैक्स देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इन सबकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 4, जो चार्जिंग सेक्शन था। वो कहता था एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, is an assessee and chargeable to tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act. However, his total income shall be determined on the basis of his residential status in India. जरा समझने की कोशिश कीजिए बात को कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। बेटे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ कमाऊंगा तो क्या टैक्स दूंगा? दूंगा। आप कमाएंगे, टैक्स देंगे? देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि बशर्ते आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। और प्रैक्टिकल मैंने बताया था ये 5 लाख है, क्योंकि रिबेट मिल जाती है 5 लाख तक, ठीक है, तो टैक्स नहीं देना। आप कमाएंगे, मैं कमाऊंगा, टैक्स देना है। मुझे बताइए, यूएसए के मिस्टर जॉन यूएसए में रहकर कुछ कमाए तो क्या उन्हें टैक्स देना है? वहां छोड़ो, मैं यहां की बात कर रहा हूं। यहां टैक्स देना है? नहीं देना। मिस्टर जॉन इंडिया में आकर कुछ कमाए तो वहां देंगे या यहां देंगे? उस इनकम पर यहां देंगे, वहां नहीं देंगे। यानी कि अगर एक व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति, यूएसए में जाके कमा के लाता है कुछ पैसे इंडिया में, तो टैक्स कहां देगा? यूएसए में या यहां पर? यूएसए में। तो पहली बात तो हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? एक व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा? किस इनकम पर उसे वहां टैक्स देना है, किस इनकम पर उसे, तो ये पूरा चैप्टर उससे डील करता है। तो आइए चेक करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है मैंने यहां पर। आप कहाँ रहते हैं वो देखना होगा। इनमें से आपका रेजिडेंस स्टेटस क्या है? इंडिया है, इंडिया है या पाकिस्तान है या चाइना है? कहां पर है? आपका तो इंडिया में है। हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे किस व्यक्ति के लिए? आपने कितने परसेंट पढ़े थे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसे कहते हैं? आपको और मुझे। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बताया था मैंने क्या होती है। कंपनी, इन जनरल आप जानते ही हैं। और फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, एलएलपी, एवरी अदर पर्सन, इन सबका हम क्या चेक करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो एक स्टेप तो होगा रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, और दूसरा स्टेप होगा ये देखना कि जो इनकम यूएसए में अर्न की उस पर टैक्स यहां दोगे या यूएसए में। क्योंकि एक पंगा है ना, आपने कमाया बेशक यूएसए में, लेकिन आप इंडिया के रेजिडेंट हैं,
सारी सर्विसेज इंडिया की लेते हैं, पुलिस सर्विसेज, वाटर फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, ये सब कहाँ लेते हैं? इंडिया में। आप सारी सर्विस इंडिया में लेते हैं, कमाई यूएसए में कर ली। अब इंडिया वाले कहेंगे यार ये सही है, टैक्स वहां दे के आ रहे हो, मजे यहां कर रहे हो। तो देखेंगे सर क्या होगा, देखेंगे, ठीक है। और इसमें मेजर अमेंडमेंट हुई है इस चैप्टर में इस साल, और जो अमेंडमेंट हुई है उसके पूरे पूरे चांस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, यानी अनूप मोदी का रेजिडेंशियल स्टेटस, अनूप मोदी का रेजिडेंशियल स्टेटस या आप सब बच्चों का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे या नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस ओनली। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो सर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल इंडिया में या तो क्या होगा रेजिडेंट, या होगा, ये भूल जाओ अभी, ये अमेंडमेंट है, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये तब समझ में आएगा जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा तब समझ में आएगी ये अमेंडमेंट, ऐसी अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, ये एरो भी भूल जाइए आप सिंपल फोकस कीजिए क्या, एक पर्सन या तो इंडिया में रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर वो रेजिडेंट है तो उसको आगे दो सब पार्ट में बांटा गया है, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या वो, इसको भूल जाओ सर, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इज इट क्लियर? केवल थोड़ी देर के लिए भूलना है, काट मत देना कहीं, ठीक है। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट हो तो कौन हो, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है जी। एक व्यक्ति कब इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, यानी आप कब इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे, लेकिन माइंड में रखना, माइंड में रखना रेजिडेंट व्यक्ति को टैक्स ज्यादा देना है क्योंकि वो सर्विस यहां की ले रहा है, माइंड में रखना, ठीक है। तो लोग रेजिडेंट नहीं बनना चाहते इनकम टैक्स पर्पस के लिए, वो क्या चाहते हैं, वो नॉन रेजिडेंट बन जाए, तो थोड़ा सा इनकम टैक्स ताकि उन्हें कुछ ऐसा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एक व्यक्ति कब इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से बच्चों। एन इंडिविजुअल shall be resident in India if he satisfy any one of the following two condition। कहता अगर एक भी पूरी कर दी तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेजिडेंट, ठीक है। इफ the individual stay in India for a period of 182 days or more during relevant previous year। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, बताओ बताओ, कल कौन सा साल खत्म हुआ है, 2021। यानी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे मई में बैठ के या नवंबर में बैठ के, तो कौन से साल की इनकम निकाल सकते हैं, 2021 की, 2021 की। तो आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, ये क्लियर है, जो साल अभी गया है, कल ही खत्म हुआ है सर, ठीक है।
अब हमें चेक करना है कि कि जो साल गया है उसमें हम रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट। जो साल बीत चुका, जो कल खत्म हुआ है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर चलता है ना इनकम टैक्स में। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा हमारा, ये वाला। बड़े जहां पे खड़े होके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल है ना, तो कैलकुलेशन कब करेंगे हम, असेसमेंट ईयर में। लेकिन कौन से साल के लिए करेंगे, प्रीवियस ईयर के लिए। तो मैं 1 अप्रैल को खड़ा होकर ये चेक कर रहा हूं कि जो 20-21 खत्म हो गया, एक व्यक्ति उसमें रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। और आपके एग्जाम में 20-21 साल ही आएगा, और कोई साल वो नहीं पूछ सकता। ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, कहता है आप 1 अप्रैल को खड़े हुए यहां पर, 1 अप्रैल 21, कहता है सर आप ये चेक करो कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में आप कितने दिन थे। मैं आपसे पूछता हूं आप कितने दिन थे इंडिया में, 365। सर चाहे आप मुंबई में थे, चाहे आप दिल्ली में थे, चाहे फरीदाबाद में थे, चाहे गुवाहाटी में थे, चाहे कहीं भी थे, लेकिन आप कहां थे, इंडिया में। तो कहता है अगर एक व्यक्ति पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। मैंने क्या बोला बेटे, कौन कहलाएगा। वो अलग बात है कि ऑर्डिनरी होगा या नॉट, वो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तो मैं केवल ये डिसाइड कर रहा हूं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अभी मैं केवल ये डिसाइड कर रहा हूं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, मैंने कहा रेजिडेंट कहलाएगा। एक व्यक्ति इंडिया में अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो साल अभी खत्म हुआ है चेक कर लो इंडिया में कितने दिन थे। ठीक है, आप तो 365 दिन थे, तो आप तो रेजिडेंट बन ही गए, बात ही खत्म हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति जो बाहर से आया है उसका चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो पहली कंडीशन तो ये है, ये पूरी हो गई, दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये पूरी नहीं होती तो क्या पता ये पूरी हो जाए, ये भी हो जाए, तो वो व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दूसरी भी पूरी हो जाए तो भी, क्योंकि लिखा हुआ है एनी वन कंडीशन पूरी हो जाए। क्या कंडीशन है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। इफ यू स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days or more during relevant previous year and 365 days or more during 4 year immediately preceding the, क्या कहता है, कहता है सर आपका प्रीवियस ईयर है 20-21, कहता है एक व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट कहलाता अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहता, बात खत्म हो गई। दूसरा, एक व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहता है। 60 दिन या उससे
लेकिन साथ ही साथ दूसरे भी, एंड प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 1, 2, 3 और 4, इन 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहता है, दोनों पूरी होंगी, तब वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में 365 दिन। वो 4 साल में ऐसे भी हो सकता है, मान लो वो यहाँ पे इंडिया में था ही नहीं, लेकिन यहाँ पूरे साल था, तब भी पूरा हो गया। वो 100 दिन था हर साल, तब भी पूरा हो गया। वो इन 2 सालों में इंडिया में था, यहाँ नहीं था, तब भी पूरा हो गया। 4 सालों में, किसी भी 4 सालों में इन एग्रीगेट इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा था, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट। ठीक है जी, यानी कि रेजिडेंट बनाना तो उसको आ गया, या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 हो जाए, या प्रीवियस ईयर में 60 दिन हो जाए, और प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में हो। इज इट क्लियर? कब एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कहलाएगा? जब दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी, ना तो वो 60 दिन और 365 दिन है, ना वो 182 डेज है, तो बात खत्म। एनी डाउट? सब क्लियर है? एडवांस चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि आने जाने वाला दिन शामिल होगा इंडिया में या नहीं होगा, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अभी एक्सेप्शंस क्या है जरा ध्यान सुनिए। The following category of individual will be treated as residents only if the period of their stay during the relevant previous year amount to 182 days. In other words, for the following person, the second condition mentioned above shall not apply. क्या कहता है? कहता है ये कुछ एक लोग बता रहे हैं हम, कुछ लोग हैं जिन पे 60 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी वो केवल कब इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे? जब वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे। सेकंड कंडीशन उन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि रेजिडेंट बनते ही आपको टैक्स ज्यादा देना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति आया, कहता है सरकार दुहाई हो, दुहाई हो। कहते क्या हुआ? कहते सर ये कैसा लॉ बना दिया आपने? कहते क्या समस्या है बता? कहते सुनो सर मेरी बात ध्यान से। कहता है सर ये है प्रीवियस ईयर, कहता है सर 31 मई 2020 को मेरा सीए का रिजल्ट आया, या सीएस का रिजल्ट आया, या आईसीडब्ल्यू का रिजल्ट आया, और मैं क्वालिफाई कर गया, और 1 जून को हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के चला गया यूएस से जॉब करने के लिए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। कहता है सर अब मैं हमेशा के लिए वहीं हूं। ऑफ कोर्स जॉब करने के लिए तो वहीं है,
जॉब करने या एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए किसी भी तरीके से, कहता अब मैं वही हूं सर। और ऑफ कोर्स मैं सिर्फ 2 महीने इंडिया में था, अप्रैल और मई, यानी 61 डेज में इंडिया में था, अप्रैल और इंडिया में था केवल 2 महीने के लिए। उसके बाद मैं कहां चला गया, यूएसए। और उससे पहले तो मैं हमेशा इंडिया में ही था। ऑफ कोर्स मैं सीए कर रहा था तो इंडिया में ही था, आर्टिकलशिप भी की थी मैंने। कहते अब आपका लॉ क्या कहता है कि आप इंडिया के क्या बन गए, रेजिडेंट। कहते हैं सर क्या कर रहे हो, टैक्स यहां कर दूंगा। गवर्नमेंट कहते हैं नहीं नहीं चिंता मत कर, हम तेरे लिए लॉ चेंज करते हैं। कहते हैं हम कुछ कैटेगरी दे रहे हैं, उस कैटेगरी के लोग इंडिया में केवल तब रेजिडेंट माने जाएंगे जब जब वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे। ठीक है, यानी अगर आप यहां पर 182 दिन रहे होते फिर हम आपकी बात ही ना सुनते, फिर तो आप आधे साल से ज्यादा तो यहीं पे हो, यही की सर्विस यूज कर रहे हो, तो टैक्स तो यहां देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये वाली बात तो यूएसए वाले भी बोलते होंगे, वो कहते हैं टू टैक्स हमारे यहाँ दे, 30% इंडिया में देगा, 40% यूएसए में देगा। वो कहता मैं कमाना ही छोड़ देता हूँ और साधु बन जाता हूँ, बात खत्म करो। 30 वहां दूं, 30 यहां दूं, 40 कहां दूं, यूएसए में। तो ऐसा नहीं होगा, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि हर कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, डबल टैक्स नहीं लगा सकते आप किसी पर्सन पे। ठीक है, वो अभी आप छोड़ दीजिए माइंड, फिलहाल उसको टैक्स यहां देना पड़ेगा इंडिया में, अभी इतना माइंड सेट कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन थे, कहता है एक इंडियन सिटीजन। सर एक व्यक्ति केवल एक ही कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, दो नहीं ले सकता, दो नहीं ले सकता, अलाउड ही नहीं किया जाता। एक व्यक्ति केवल एक कंट्री का सिटीजन होगा, अगर वो वहां का है तो इंडिया का नहीं रहेगा, इंडिया का है तो वहां का नहीं रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो क्या कह रहा है, इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। यानी जो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था 31 मई को और 1 जून को छोड़ दिया था उसने, तो 61 डेज तो वो इंडिया में रहा। ठीक है, तो वो इस एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो कौन है, इंडियन सिटीजन। और वो क्यों गया इंडिया के बाहर, अगर बेटे सीए बनते ही वो घूमने चला जाता तो एक्सेप्शन में नहीं आता। कहता घूमने फिरने के लिए नहीं है, उसने सोचा सीए हुई है चलो वर्ल्ड टूर लगाया हूं एक, और 5-6 महीने के लिए वो 8 महीने के लिए गायब। कहता पूरे वर्ल्ड में घूम के आएंगे, काम बाद में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो वो एक्सेप्शन में नहीं आता। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ रहे हो ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, तो क्या होगा, एक्सेप्शन में आ जाओगे और 182 दिन रहोगे तभी रेजिडेंट माने जाओगे, अदरवाइज नहीं माने जाओगे। अगला, एन इंडियन सिटीजन who leave India during the previous year as a member of crew of an Indian ship। सर अगर आप इंडियन शिप में क्रू मेंबर हो, कर्मचारी हो,
तो आप बाहर भी रहते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि शिप तो बाहर भी जाता है। तो कहते हैं अगर आप इंडिया में 60 डेज से ऊपर थे तो वो कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हमें 182 से मतलब है। और अगर आप क्रू मेंबर हो, क्योंकि नॉर्मली आप बाहर ही रहते हो, तो टैक्स देने का हक हमारा नहीं है। अगर आप 182 से ऊपर रहोगे तो आपसे टैक्स लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। अब वो लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है। मैं बताऊंगा जो इनकम इंडिया में अर्न होती है उसमें सब टैक्स देते हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा बताऊंगा मैं, वो अलग चर्चा है। फिलहाल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट, अगर आप 182 से कम रहते हो तो। थर्ड कैटेगरी, ये नहीं पढ़ना अभी आपको, ये अमेंडमेंट है। ये आप छोड़ दीजिए अभी, ये थर्ड पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक है। ये मैं एक साथ पढ़ाऊंगा बेटे सारा, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई है वो इंटरलिंक है आपस में। जब तक सारा नहीं पढ़ लेते वो पढ़ने ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। आगे सुनिए। Period does not include the periods commencing from the date enter into the continued discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage, and ending on the date enter into the continued discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage। क्या होता है जब शिप के क्रू मेंबर होते हैं ना, अभी आपको पता होगा कि जो 25 क्रू मेंबर हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। वो बीच में एक इशू आया ना कि एक शिप निकल रहा था, वो कौन सी जगह थी, हाँ, कुछ वहां पे शिप फंस गया और उनका पर डे का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जाम लग गया। जैसे रोड पे जाम लग जाता है ना, वैसे ही वहां शिप में जाम लग गया, तो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उनका। अब वो कह रहे हैं कि अगर हवा के रुख से ऐसा हुआ, निकल गए, चलो, हवा के रुख से ऐसा हुआ फिर तो इंडियन क्रू मेंबर की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उनकी गलती से ऐसा हुआ है तो उन पर क्रिमिनल चार्ज लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये लोग क्या होते हैं बच्चों, जब वो शिप पे चढ़ते हैं ना क्रू मेंबर कहीं जाने के लिए, तो एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा जाता है कि वो कब एंटर हुए शिप में और कब वो बाहर आए शिप से। तो वो वाला पीरियड इंडिया में नहीं माना जाएगा, वो वाला पीरियड इंडिया में नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला? जिस दिन वो शिप पे चढ़ गए। ठीक है। दूसरा, बच्चों एक होता है इंडियन सिटीजन, एक होता है इंडियन ऑरिजिन। जो मैंने तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ाया ना, वहां वर्ड लिखा हुआ है इंडियन ओरिजिन। तो मैं इंडियन ओरिजिन का मतलब साथ साथ बता देता हूँ, बेशक अमेंडमेंट बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है। इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? जो इंडिया के मूल निवासी हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओरिजिन कौन है? जो खुद, देखो इसकी वो पढ़ लो, ए पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही खुद और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947। चेक करते हैं आप इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, इंडिया के मूल निवासी आप हैं या नहीं है। पहला टेस्ट, क्या आप इंडिया में पैदा हुए, तो बात खत्म।
आप कौन है इंडियन। दूसरा, आप इंडिया में पैदा नहीं हुए, आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, वो भी बिफोर 15 अगस्त 1947, बाद में नहीं। कैसा हुआ, आपके पेरेंट्स 15 अगस्त 1947 के पहले पैदा हुए हैं? नहीं, नहीं हुए। यार आपके पेरेंट्स कितने साल के होंगे, 50 ईयर के, 45 ईयर के, यही होंगे ना। तो 15 अगस्त 1947 कैसे पैदा हो गए? तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए? अगर वो भी नहीं हुए तो आप इंडियन ओरिजिन नहीं है। अगर वो भी नहीं हुए, उनके पेरेंट्स देखेंगे फिर हम, मैक्सिमम ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, इन चारों में से कोई भी 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुआ, या आप खुद पैदा हुए 15 अगस्त 1947 से पहले, या आपके पेरेंट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि मैं ऊपर आके पढ़ाऊंगा कि अगर कोई इंडिया में विजिट करने आया, अच्छा इंडिया में क्यों विजिट करने आएगा? उसका ना प्यार होगा इंडिया से। और प्यार कब होगा? जो वो खुद यहां पैदा हो, या या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहां पैदा हुए हो बिफोर 1947। अब 1947 क्या चक्कर था? पार्टीशन हुआ था इंडिया का। तो क्या हुआ, राम यहां रह गए, श्याम पाकिस्तान चले गए। दो भाई थे राम और श्याम, राम इंडिया में रह गए, श्याम पाकिस्तान चले गए। ऐसा हुआ था, दोनों भाई बिछुड़ गए मूवी की तरह। ठीक है, अब लेकिन उस भाई का मन इस भाई से मिलने का तो करता है, तो वो मिलने आता है, वो बच्चों को भी लेके आता है, तो बच्चों की अटैचमेंट भी है, फिर बच्चे भी इंडिया में मिलने आते हैं। अब कोई मिलने आया, आप कह दो कि आप रेजिडेंट हो टैक्स देके जाओ, तो उसकी भी एक्सेप्शन है, बस वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट है सर, बाद में पढ़ाता हूं। डीम्ड रेजिडेंट, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, जरा एक बार रिवाइज कर दूं 2 मिनट में। एक व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है। एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है, और या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन रहता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है 160 दिन वाले की। सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी किस पर? अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया छोड़ रहे हो, या आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो। इज दैट क्लियर? अब बात आती है, वो रेजिडेंट तो बन गया, अब उसे क्या बनाना है फर्दर, और दोनों कंडीशन पूरी ना हो तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। तो आपको ये बनाना आ गया, ये बनाना आ गया, ये बनाना अभी सिखाऊंगा, और ये बनाना पूरे चैप्टर के बाद सिखाऊंगा। तो अब मैं क्या सिखा रहा हूं, एक व्यक्ति कब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। आइए सर देखिए, एक व्यक्ति कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जब वो दोनों कंडीशन पूरी करेगा।
दोनों जो बताने जा रहा हूं वो दोनों पूरी होंगी तब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पर इंडिया में ही रहता है। और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी, हमेशा आमतौर पर इंडिया नहीं रहता, बाहर भी जाता रहता है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ सिर्फ ये बात। कौन व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरी, दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो ऑर्डिनरी बन जाओगे। दोनों में से अगर एक भी पूरी ना हुई, सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्या बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है। पहली, ही इज ए रेजिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कहता है पिछले 10 साल में आप किसी भी 2 साल इंडिया के रेजिडेंट हो। पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट हो। पहली कंडीशन समझते हैं जरा इसको। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इनमें से किसी भी 2 साल रेजिडेंट बन गए, किसी भी 2 साल, और आप 2 साल रेजिडेंट कब बनोगे भाई, या तो आप किसी भी साल 182 दिन से ज्यादा हो, या 60 दिन, या उससे 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा हो। यानी किसी भी 2 साल में इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप क्या बन जाओगे। तो अगर 2 बार ऐसा हो गया, मान लो यहां और यहां हो गया, यहां और यहां हो गया, या सब में ही हो गया, तो ऑर्डिनरी नहीं, अभी दूसरी भी चेक करनी है, दोनों पूरी होनी चाहिए, अभी ऑर्डिनरी नहीं बनोगे, दोनों पूरी करनी है ना। तो पहली क्या हो गई, 10 में से 2 साल। ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर तो छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में हो। पढ़ लीजिए। क्या क्या हो, 10 में से 2 साल और 7 में से 730 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में हो तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे, अगर दोनों पूरी हो गई तो। पिछले 7 सालों में 730 दिन और 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट, तो आप क्या बन गए, ऑर्डिनरी। और दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई या दोनों पूरी नहीं हुई तो नॉट ऑर्डिनरी। क्या बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आ गई बात। If the individual satisfy both the condition mentioned above, he is resident and ordinary resident. When an individual is said to be resident but not ordinary resident, कहता कब नॉट ऑर्डिनरी होगा, तो दोनों में से एक ही पूरी नहीं करता। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं मैं, कि वो 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट है, तो 10 में से 1 साल रेजिडेंट हुआ खाली। और दूसरी, such individual has during the 7 previous year pursued relevant previous year has been in India for a period of 729 days or less, तो क्या बन जाओगे आप, नॉट ऑर्डिनरी।
ठीक है, थर्ड अमेंडमेंट है, बाद में देखते हैं। इज इट क्लियर? फोर्थ अमेंडमेंट है, बाद में देखते हैं। पॉइंट नंबर ए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यू। मैंने ये नहीं कहा कि 182 दिन या 60 दिन जो भी हैं वो आप कंटिन्यू रहने चाहिए। भाई आप अप्रैल मई जून जुलाई में रहे, इंडिया के बाहर चले गए, फिर वापस आए, जनवरी फरवरी मार्च फिर रहे, कंडीशन पूरी हो गई। बी, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर टू बी इन इंडिया। जिस दिन आप इंडिया में आए और जिस दिन इंडिया से गए, तो पूरा दिन इंडिया में शामिल होगा। ठीक है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए सेपरेट निकाला जाएगा। रेजिडेंस स्टेटस हर साल के लिए सेपरेट निकलेगा, यानी प्रीवियस ईयर 20-21 का अलग, 19-20 का निकालना हो तो वो अलग मैटर है। ठीक है, उसका 20-21 से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर। इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर 12 nautical mile into the sea from Indian coastline of India. Therefore, stay in territorial water shall be included. 1 nautical mile is equal to 1.852 किलोमीटर। क्या मतलब, सुनिए जरा ध्यान से। सर ये इंडिया है, हाँ है ना, ठीक है, उससे बाहर है समुद्र। उससे बाहर क्या है? समुद्र है सर। अब वो समुद्र किसका माना जाएगा? इंडिया का। क्या वो हिस्सा है? मतलब एक व्यक्ति अगर समुद्र में है तो क्या वो इंडिया में है? भाई ये हो गया ना, इंडिया तो खत्म हो गया, उसके आगे क्या है? समुद्र है। तो वो कहता है 12 नॉटिकल माइल तक का समुद्र, सी कॉस्ट लाइन, कॉस्ट लाइन मतलब ये लास्ट वो कॉस्ट लाइन, इससे 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया का पार्ट है। 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। बात समझ गए? इज इट क्लियर? तो अगर आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर हो तो आप इंडिया के अंदर हो। जैसे मछुआरे हैं और समुद्र में मछली पकड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो वो इंडिया के अंदर है, राइट। 12 नॉटिकल माइल यानी कॉस्ट लाइन यानी बेस लाइन से लगभग 23 किलोमीटर। ठीक है, तो आप कहां पर हो? इंडिया में हो। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? यहां तक क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कुछ। एक व्यक्ति इंडिया में लगातार 300 दिन रहा, एक व्यक्ति इंडिया में
लगातार 300 दिन रहा, वो तब भी नॉन रेजिडेंट है, कैसे? क्या प्रीवियस 4 साल हो गए? 182 से ऊपर जाते ही क्या हो गया? हाँ, सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर ये है ना, इसमें वो अगर 150 डेज था और इससे पिछले में भी, तो रहा तो लगातार 300 दिन, लेकिन दोनों में क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। मतलब अगर वो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई तो 60 दिन वाली हो, 365 वाली, तो एक व्यक्ति लगातार लगभग 360 दिन इंडिया में रहकर भी नॉन रेजिडेंट बन सकता है, अगर वो प्लान वे में आए। तो एक व्यक्ति मान लो अराउंड अराउंड अक्टूबर में आ जाए, 5-7 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लगभग वो 180 के आसपास रहेगा। हाँ है ना, 180 के आसपास रहेगा। और फिर कब रहे वो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगले साल भी क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। और इस साल भी क्या हो गया? तो एक व्यक्ति 360 दिन लगातार इंडिया में रहकर भी नॉन रेजिडेंट बन सकता है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ? समझ गए बात? समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, आप मेरी पूरी हेल्प करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं है सर, सारा खेल किस चीज का है? इंडिया में आप कितने दिन रहे? ध्यान से देखिएगा। एक्स आफ्टर अबाउट 30 ईयर स्टे इन इंडिया रिटर्न टू अमेरिका ऑन 29 जनवरी 2018। कहता है वो 30 साल इंडिया रहा और उसके बाद 29 जनवरी 2018 को कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। ही रिटर्न टू इंडिया इन जून 20 टू ज्वाइन एन अमेरिकन कंपनी एज इट्स ओवरसीज ब्रांच मैनेजर। कहता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो किए जरा आप, असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 20-21। तो पहले तो ये बताओ वो यहां कितने दिन रहा? जून 20 में आया, बताओ 182 से ऊपर रहेगा या नहीं? अरे वो तो रहेगा ही। एक व्यक्ति जून 20 में आया और पूरे साल इंडिया में रहा उसके बाद, तो ये ध्यान देना कि जून 20 में आया या गया, मतलब ऐसा मत कर देना कि उल्टा कर दो, देख लेना। ठीक है, तो 182 दिन से ऊपर आया, ये बात पक्की है। तो वो इंडिया का क्या बन गया? रेजिडेंट। अब उसे क्या बनाना है? ऑर्डनरी या नॉट ऑर्डनरी। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बताओ पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में है या नहीं? सर बिल्कुल है, वो तो 30 साल से भी रह रहा है इंडिया में ही। हाँ है ना, तो होगा ही। और 10 में से 2 साल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? तो होगा ही होगा, तो 30 साल से यहाँ रह रहा है तो वो इंडिया का क्या कहलाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट। ठीक है, आपको पूरा आंसर लिखना है तरीके से, ये प्रेजेंटेशन आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
Mr. Anand, an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore-bound Indian ship, engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 6 June 2020. From the following detail, for the previous year 2021, determine his resident status of Mr. Anand for the assessment year 21-22, assuming that his stay in India in the last 4 previous year is 400 days and the last 7 previous year it is 750 days. कहता है उनका रेजिडेंस स्टेटस बताओ. डेट एंटर इनटू द कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है आपका, उसमें शिप में एंटर करने की डेट लिखी हुई है 6 जून और बाहर निकलने की यानी 6 जून से 9 दिसंबर वो इंडिया में नहीं थे क्योंकि वो शिप में थे. हाँ है ना. तो पहले चेक करो क्या वो 182 दिन इंडिया में थे. अप्रैल मई और 5 दिन जून के इंडिया में थे. दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर वो इंडिया में थे. तो डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. एक बार देखते हैं कितने बैठ रहे हैं. 178 डेज बैठ रहे हैं सर उसके इंडिया में. ठीक है. इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने शिप वाले डेज निकाल लिए और 365 में से माइनस कर दिए. बात तो एक ही है, कैसे कर लो. तो जिस दिन शिप में चढ़ा जिस दिन शिप से उतरा वो डेज काउंट नहीं होगा. ठीक है. अब वो 182 दिन तो नहीं है, ये बात तो पक्की है. क्या वो 60 दिन है? क्या चेक करूं? पहले तो ये बता दो. मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि वो कौन है, क्रू मेंबर. और क्रू मेंबर में 60 दिन वाली कंडीशन लगती ही नहीं है ना. तो क्रू मेंबर में लगती है ना, जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया होता है उस पर लगती है. तीसरा बताना है अभी इंडियन ओरिजिन वाला, वो भी डिस्कस नहीं हुआ. इज दैट क्लियर? नहीं किया. शिप में माना जाएगा ना. वो 6 जून को एंटर हो गया तो 6 जून शिप में माना गया. तो बेटे शिप में मान लिया वो तो आने और जाने वाला दिन. शिप का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो आने जाने वाला दिन नहीं है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3. इंडियन citizen and businessman Shri Hari, who reside in Kolkata, went to France for employment purpose on 15 August 2020. ये 2020 है. And would come back to India on 10th November 21. He has never been out of India in the past. कहता है उससे पहले वो इंडिया से बाहर कभी नहीं गए. कहता है उनका रेजिडेंस बताओ श्री हरि का असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए. सबसे पहले तो बताइए क्या मिस्टर हरि इंडिया में 20-21 में 182 दिन थे. 15 अगस्त को वो बाहर चले गए तो 15 अगस्त वाला दिन इंडिया में मान लोगे? तब भी नहीं हो रहा. अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने और अगस्त आधा, तो मोटा मोटा 135 दिन हो गए. वो इंडिया में थे, 182 तो नहीं थे. तो बात खत्म. दूसरी चेक करते हैं. करूं करूं चेक? 60 दिन वाली करूं चेक? क्यों करूंगा सर, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गए हैं. पहली पूरी होती नहीं,
दूसरी एप्लीकेबल ही नहीं है। बात खत्म सर। क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। 182 पूरी होती नहीं, 60 दिन का मतलब नहीं है, तो क्या बन गए? अरे ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी बनाने के लिए तो 10 में से 2 और 7 में से 730 वो देखना है। ठीक है, क्लियर है? वो शामिल करेंगे। हाँ, वो तो बताया था अभी। लेकिन शिफ्ट वाले मत कर देना डिस्टर्ब, वो शिफ्ट में माने जाएंगे। ठीक है, कहते हैं क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर वो लेजर ट्रिप पे जाते, घूमने फिरने जाते, तो क्या होता? होता तो 60 दिन वाली एप्लीकेबल हो जाती, 60 दिन चेक करते, उससे पिछले 365 तो वैसे ही पूरे हो गए, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया के बाहर कभी गए ही नहीं। तो 7 में से 730 ही पूरे हो गए, और 10 में से 2 भी पूरे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। तो घूमने जाएंगे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो नॉन रेजिडेंट बन गए। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं अपनी तरफ से, बाकी आपको पता ही है, होमवर्क मिलेगा। ठीक है, बी एन इंडियन सिटीजन। कौन है वो? लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 21 सितंबर 2019 फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डेनमार्क। During the previous year 2021, he come to India on 5th May 2020 for 150 days. कहता उनका रेजिडेंस स्टेटस बताओ। खतरनाक क्वेश्चन है सर, खतरनाक। इतना आसान नहीं है, सोच समझ के आंसर देना जरा। बताइए। बताइए सर। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। ये प्रीवियस ईयर है। पहले तो ये बताओ यहाँ कितने दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट। नालायक, 150 डेज है, लिखा तो हुआ है। क्या कर रहे हो? 5 मई 2020 को आया है, 150 दिन रहा, लिखा तो हुआ है। उससे ज्यादा क्या लिखे बेचारा? उसमें भी कुछ करके मानेंगे? लिखा हुआ है। नहीं नहीं, लिख कैसे दिया? कुछ जरूर कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, कुछ करके मानेंगे। हम उनको कुछ करके मानेंगे। तो 150 डेज। ठीक है, अच्छा पहले बताओ, 182 दिन तो नहीं है? दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, 60 दिन वाली। क्या? एक मिनट, एक मिनट, क्या कह रहे हो? एम्प्लॉयमेंट पर्पस क्या? समझा नहीं मैं बात। क्या एम्प्लॉयमेंट पर्पस? क्या उसने 2021 में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ा? वो तो 19-20 में छोड़ा था। क्या उसने 2021 में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ा? फिर पूछ रहा हूं, क्या उसने 2021 में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ा? नहीं, वो तो 19-20 में छोड़ा था। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाला मैटर तो नहीं है। अब बताओ, क्या 60 दिन वाली एप्लीकेबल होगी? एक मिनट, क्या होगी? होगी।
अब जो तीसरा केस था ना बच्चों, वो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस सिर्फ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए देना पड़ेगा। एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन हु कम ऑन ए विजिट टू इंडिया। अब वो विजिट घूमने फिरने नहीं, कम टू विजिट टू इंडिया, घूमने फिरने चाहे कैसे भी, दुख सुख में, घूमने फिरने में, कुछ भी, विजिट टू इंडिया, क्या वो विजिट करने आया है? तो इसमें आ गया वो, इसमें, इस वाले एक्सेप्शन में, ठीक है। लेकिन इस वाले एक्सेप्शन में कुछ और पंगे भी हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। इज इट क्लियर? फिलहाल वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए तो नहीं है, जब ये पढ़ाऊंगा तब ये क्लियर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। वैसे बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, मतलब मन कर जाता है ना जी। कहता है उस पर्सन की कुल आमदनी अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और बिजनेस सेटअप इन इंडिया एंड विच इज नॉट, मतलब समझ पाओगे नहीं वैसे आप लोग, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स हैं। प्रॉब्लम ये है, अभी आपको ये नहीं पता, क्योंकि तब ये तब पता चलेगा जब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो कहता है उस व्यक्ति की इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए है, बस ऐसे कह लो सिंपल भाषा में, ठीक है। और उसका स्टे इंडिया में 182 दिन से ज्यादा है, या 120 दिन और 365 दिन, ऐसा है यहाँ पे। और एक साथ बढ़ाऊंगा क्या लॉजिक था इस लॉ को लाने का, वो लॉजिक जब बताऊंगा ना तो सब लिंक करवा दूंगा फिर, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप चाहें तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। आइए सर, व्हेन एन HUF सेड टू बी रेजिडेंट इंडिया, कब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी? कौन? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। पढ़िए, एक HUF इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी, इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसका, चार फिंगर देखो, अगर उसका कंट्रोल, क्या? कंट्रोल, दूसरा मैनेजमेंट होली या पार्शली इंडिया में है, ठीक है। एक HUF इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा या थोड़ा बहुत इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट कब मानी जाएगी? जब पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ वो चक्कर नहीं है 182 दिन, या वो सिंपल से चार शब्द हैं, कंट्रोल, मैनेजमेंट होली या पार्शली इंडिया में है तो रेजिडेंट, पूरी बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। When an HUF is said to be resident and ordinary resident, कब वो ऑर्डिनरी मानी जाएगी? कहता है जो HUF का करता है वो ये दो कंडीशन पूरी कर दे तो HUF ऑर्डिनरी मानी जाएगी। और करता कौन है? इंडिविजुअल। राम एंड सन्स का
करता है, ठीक है, ठीक है। और राम, मिस्टर राम जो इंडिविजुअल है, वो कौन सी दो कंडीशन पूरी करे? कहते हो प्रीवियस ईयर में 10 में से 2 साल रेजिडेंट हो और 7 में से 730 स्टे करे, तो एचयूएफ ऑर्डिनरी बन जाएगी। चेक किसका करना है? राम का। और ऑर्डिनरी कौन बन जाएगा? एचयूएफ। और राम कौन है? इंडिविजुअल। अब राम 10 में से 2 साल इंडिया में रेजिडेंट कब माना जाएगा? वो भी देखना पड़ेगा। राम इंडिया में 10 में से 2 साल कब रेजिडेंट माना जाएगा? राम जब वो 182 दिन, 60 दिन, 365 दिन, वो सब ऊपर चले जाओगे वापस। और रेजिडेंट कब होगा? 182, 60 और 365। हाँ है ना? गॉट ए पॉइंट। अगर राम इंडिया में 10 में से 2 साल रेजिडेंट है, राम, एचयूएफ नहीं, राम, तो पूरी एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी। और राम इंडिया का 10 में से 2 साल रेजिडेंट कब होगा? जब वो 10 में से 2 साल या तो 182 दिन हो या 60 दिन और 365 दिन वाली कंडीशन पूरी करे। समझ गए? If the karta satisfy both the condition mentioned above, HUF is a resident and ordinary resident. समझ गए बात? कहता है कब एक HUF रेजिडेंट तो मानी जाएगी लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। कहता है अगर करता एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है या कोई भी नहीं करता, तो क्या बन जाएगी? नॉट ऑर्डिनरी। कंट्रोल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कहता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट दैट प्लेस वेयर डिसीजन रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द एचयूएफ आर टेकन। किस पर आ जाओ? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी इंडिया में या तो रेजिडेंट मानी जाती है या नॉन। और अगर वो रेजिडेंट बन गई तो ऑर्डिनरी का यहां चक्कर नहीं होता, वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही होता है खाली। बाकी सारे क्या होते हैं? या तो रेजिडेंट या वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते, ठीक है। इज दैट क्लियर? कंपनी की बात करें, कहता है अगर वो इंडियन कंपनी है तो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट। और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो रेजिडेंट होगी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, और नॉन रेजिडेंट होगी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। समझ गए बात मेरी? इज इट क्लियर? तो पोयम अगर इंडिया में है, देखो अब सीधी सी बात है, इंडियन कंपनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? रेजिडेंट। वो कहता है एबीसी लिमिटेड फॉरेन कंपनी लेकिन उसका पोयम इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में, तो रेजिडेंट। अदरवाइज ये सारे सिंपल हैं। पंगा खाली कहां पर है? इंडिविजुअल। ये तो सिंपल है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। बाकी सबका एक साथ बता दिया, फर्म, ट्रस्ट, क्लब। कहता है बाकी जितने भी पर्सन बचे उनका एक ही है, क्या? अगर उनका कंट्रोल हो रही हो पार्टली इंडिया में है तो रेजिडेंट है, और सारा बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। खत्म, कुछ नहीं करना बाकियों में। तो बाकी तो बहुत जल्दी हो गए, पंगा कहाँ था? बस, ठीक है। इज दैट क्लियर? आइए एक बार सारा रिवाइज करवा दूं जरा 5 मिनट में। सुनिए ध्यान से। हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं किस किस का? इंडिविजुअल, एचयूएफ,
कंपनी और अदर। इंडिविजुअल की बात करते हैं, या तो वो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट है तो या ऑर्डनरी होंगे या नॉट ऑर्डनरी। ठीक है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा अगर अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है, या फिर दूसरी पूरी कर दे, 60 दिन रहता है प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं, अभी दो पढ़ाए हैं, तीसरा नहीं पढ़ाया, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 182 दिन रहेंगे तो ही रेजिडेंट कहलाएंगे। पहला, इंडियन सिटीजन। अच्छा, कल को वो ये बोल दे कि कोई मिस्टर जॉन है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर, तो उससे मतलब नहीं है फिर हमें। इंडियन सिटीजन जिसने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ा, पहले छोड़ा था बाद में विजिट करने आया, वो उसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर आप इंडिया के बाहर गए तो आप पर 182 वाली एप्लीकेबल होगी, 60 वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरी बता रहा हूं, आप इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट करने आए, ठीक है, तो आप पर 60 दिन वाली अप्लाई नहीं होगी, आपके लिए कुछ और ही होगा। समझ गए? अगले पे आ जाओ। तो क्या बन गए आप? ऑर्डिनरी, रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी कब बनोगे? जब दोनों कंडीशन पूरी करोगे। दोनों, आप प्रीवियस ईयर में से पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ऊपर है, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट है। और रेजिडेंट कौन होता है? 182 और 60 वाला। ठीक है। आने जाने वाला दिन शामिल होगा। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है। ठीक है। और अब दोनों में अच्छा, वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती तो नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है। एचयूएफ कब मानी जाएगी? मैनेजमेंट कंट्रोल होली पार्शली। इंडिया में है तो रेजिडेंट, पूरा बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। एचयूएफ ऑर्डिनरी मानी जाएगी या नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी मानी जाएगी अगर करता दोनों कंडीशन पूरी करता है, 7 में से 730, 10 में से 2 साल रेजिडेंट। ठीक है। तो एचयूएफ क्या बन जाएगी? ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी। कंपनी कब मानी जाएगी? इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट होगी अगर उसका पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। बाकी कब होंगे? मैनेजमेंट कंट्रोल होली पार्शली इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। कुल मिलाकर ये है सर। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है। ठीक है। और ये अमेंडमेंट क्या है, ये आखिर भला क्या है। ठीक है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।